तो बच्चों, अभी जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे आयन। आज हम लोग पढ़ेंगे आयन किसे कहते हैं, आयन बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इसके लेके पढ़ाई होगा, ठीक है। तो हम लोग का है आज का टॉपिक है आयन किसे कहते हैं। तो दिख रहा है जो आयन किसे कहते हैं, तो आयन क्या है? आवेश युक्त परमाणु, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु का समूह को आयन कहते हैं, ठीक है। अगर और भी बोलना चाहिए कि मतलब क्या होता है, जब परमाणु के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या हमेशा बराबर होता है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या अगर बराबर ना हो, समान ना हो, तब वो विद्युतिक रूप से उदासीन नहीं रहता। उदासीन मतलब न्यूट्रल। जब आवेश शून्य होगा तो उदासीन नहीं रहता है, अर्थात तत्व आवेश युक्त हो जाता है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये भी आयन का परिभाषा है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली हम लोग का जो परमाणु होता है, जो ना परमाणु के बारे में बात करते हैं, तो परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, प्रोटॉन होता है प्लस। और हमको मालूम है इन दोनों का आवेश भी बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का आवेश का मान बराबर होता है, ठीक है। इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या जब बराबर होगा, तब ये लोग क्या होगा, न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन कण होता है, ठीक है। ये परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब जिसका उदासीन मतलब इसका आवेश नहीं होता है, इसका टोटल आवेश क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसका आवेश क्या होता है, जीरो होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर हुआ तो परमाणु का आवेश नहीं होगा। लेकिन तुमको मालूम है कि परमाणु अपने आप को स्थायी बनाने के लिए स्थायी परमाणु संरचना या संयोजन विन्यास करने का कोशिश करते हैं या करते भी हैं, और इसके वजह से रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। तो होता है क्या है कि रासायनिक प्रतिक्रिया करने के टाइम में, कुछ भी करने के टाइम में, परमाणु अपने आप को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं, लेन करता है या देन करता है, लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं या साझा करते हैं। इस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन या तो कमता है या तो बढ़ता है, ठीक है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है या त्याग करता है, तब उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है इसमें। तो इसका मतलब क्या, उन लोग डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर लेता है, ग्रहण करता है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है इसमें। लेकिन दोनों ही केस में प्रोटॉन संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, प्रोटॉन संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, प्रोटॉन संख्या रिमेन्स अनचेंज। प्रोटॉन संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। ये बहुत जानने वाला बात है, प्रोटॉन संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है प्रोटॉन संख्या में बदलाव, इसके लिए मैंने बताया था। एक्चुअली परमाणु के अंदर दो भाग होता है, मैंने बताया था ना। अगर हमने पूरा परमाणु बोले, ये परमाणु का अगर तस्वीर है, तो परमाणु का जो अंदर है ये हुआ केंद्रक, ठीक है। ये परमाणु का केंद्रक है, ये परमाणु का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है, ये परमाणु का ऊर्जा कक्ष होता है। बाहर जो होता है ये ऊर्जा कक्ष होता है। तो ऊर्जा कक्ष बहुत सारा होता है, ठीक है। के कक्ष होता है, एल कक्ष होता है, एम होता है, एन होता है। हमने बहुत पढ़ लिया ये सब, के हुआ, एल हुआ, एम हुआ, बहुत सारे कक्ष हैं। तो इन कक्षों में बच्चों, इन कक्ष में कौन रहता है, इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन रहता है। इन कक्षों में, बाहर वाला कक्षों में रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। केंद्रक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये बहुत स्थायी होता है, ये बहुत छोटी सी जगह में रहता है,
इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। इसका मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बच्चों। रासायनिक प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग एक शब्द में बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ये भाग नहीं लेते हैं। इसका मतलब जब भी हम आयन का बात कर रहे हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा, त्याग करेगा, या तो लूज करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन या तो तुम दोगे या तो लोगे। इलेक्ट्रॉन देना या लेना, दोनों ही भाग में इलेक्ट्रॉन का ही कम ज्यादा हो रहा है। प्रोटॉन संख्या कोई बदलता नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी कारणवश मतलब जब भी अपने को कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, कहानी क्या हो रहा है, घूम फिर के सब स्थायित्व पाने के लिए ही हो रहा है। जब भी कोई परमाणु अपने आप को स्थायी बनाने के लिए संयोजी कक्ष से, सब संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, ठीक है, स्थायी बनाने के लिए, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए क्या करता है, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग किया, ठीक है, अगर वो संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग कर देते हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, इसमें प्रोटॉन संख्या तो वही है, अगर त्याग करते हैं, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर सोडियम परमाणु लेते हैं, सोडियम परमाणु, ठीक है, सोडियम परमाणु, Na परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 होता है। तो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन होना मतलब ये 11 ऊपर में 23, तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर, और न्यूट्रॉन संख्या है ऊपर से नीचे माइनस करो 12। तो इसका जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, इसका जब केंद्रक होगा, तो बच्चों केंद्रक के अंदर प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, ठीक है। इस जगह में देखें, समझ में आ रहा है, ये देखो, तो प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास जब करेंगे, तो इसका मतलब हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसका के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन 11 है, तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा के कक्ष, ठीक है। उसके बाद होगा एल कक्ष, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है, ये हमारा के कक्ष, ये एल कक्ष। तो 2 और 8 हो गया 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला कक्ष में रह गया, ठीक है। तो ये वाला कक्ष क्या है बच्चे, के एल के बाद क्या कक्ष आता है, एम, ठीक है। तो एम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको मालूम है, के में 2, एल में 8 और एम में 1, तो ये उसका संयोजी कक्ष है। और इसका निकटतम निष्क्रिय गैस, मैंने बोला था जो संयोजी कक्ष वही इसका संयोजकता कक्ष, तो निकटतम निष्क्रिय गैस है नियोन बच्चों, नियोन है 10 और ये है स्थायी। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, सोडियम परमाणु, ये जो सोडियम परमाणु है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 11 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही त्याग करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा।
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, इसको मत देखो। अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे भी पता चल रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग कर दिया, तो उसके पास तब रहा 10 ही इलेक्ट्रॉन ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग मान लेते हैं कि 10 माइनस है, 10 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है। अब थोड़ा सा केंद्रक में देखते हैं हम लोग, ठीक है। केंद्रक में प्रोटॉन कितना है, 11। पहले भी प्रोटॉन त्याग करने से पहले भी 11 ही था, और त्याग करने के बाद भी 11, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर का कहानी है बच्चों। न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, न्यूक्लियस से कोई प्रोटॉन निकाल नहीं सकता है, न्यूट्रॉन भी नहीं निकाल सकता, उतना दम नहीं है इतना आसानी से जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। उसी जितना ऊर्जा से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, उस ऊर्जा से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा। इसका मतलब बच्चों प्रोटॉन कितना है, 11 ही है बात समझ में। इसका मतलब पहले भी 11, अभी भी 11, तो प्रोटॉन लेकिन 11 ही है। इसका मतलब प्लस कितना है, 11, प्रोटॉन 11 है। आया समझ में, ये दिख रहा है सबको। इसका मतलब ये प्रोटॉन है बच्चों, 11 का 11 ही है। अब इलेक्ट्रॉन घट गया है, तो प्लस माइनस तो सब जानते हैं, प्लस माइनस माइनस, 11 से ये चला गया तो कितना होगा, 1, और वो भी पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव 1 रह गया। इसका मतलब प्रोटॉन एक ज़्यादा रह गया है। 11 मतलब 10 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन नलीफाई कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन अतिरिक्त रह गया, तो प्रोटॉन अपना आवेश दिखा के रखा है, इसका मतलब प्लस। आया कि नहीं। इसका मतलब हमारा जब आवेश मुक्त उसने जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया सोडियम, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन जब त्याग कर दिया तो सोडियम का 2 ही कक्ष रहता है, ठीक है। ये जो उसका केंद्रक है, अब नहीं बना रहा हूँ, ये केंद्रक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहा, 1 और 2 के कक्ष में, और एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की वजह से अब वो 0 नहीं रहा, उसके माथा में एक प्लस साइन आ जाएंगे। एक प्लस में कोई 1 प्लस नहीं लिखते, क्यों। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या और बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन अभी भी कितना है, 11, ये दोनों बराबर है बच्चों, नहीं है। प्रोटॉन क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, तो प्लस ज़्यादा हो गया ना, अतिरिक्त प्लस है, तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, वो उसका माथा में आ जाएगा, ये सोडियम का माथा में प्लस लग जाएगा। तब सोडियम का जो माथा में प्लस लग गया, तब ये सोडियम परमाणु नहीं कहलाएगा, अब इसको कहेंगे सोडियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम आयन कहेंगे। तो इस तरह से इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब त्याग किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है बोल के प्लस बढ़ नहीं गया। ये बहुत जन बोलता है इलेक्ट्रॉन मैंने प्लस माइनस में कमी, प्लस में बढ़ गया ना। प्लस मेरा फिक्स्ड है, प्रोटॉन मेरा फिक्स्ड है, लेकिन माइनस कम गया। प्लस मेरा पहले भी 11 था, अभी भी 11 है, लेकिन मेरा एक माइनस साइन इलेक्ट्रॉन कम गया। इलेक्ट्रॉन कमने के कारण पहले प्लस माइनस, पहले क्या था 11 माइनस 11 प्लस, इसलिए न्यूट्रल था, उदासीन था। ये क्या था, पहले जब त्याग नहीं किया था, और त्याग करने के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, ये रहा, ये कहानी हो गई, इसलिए +1 आ गया माथा में। अब समझ में, एक इलेक्ट्रॉन घट गया, एक माइनस साइन घट गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तब उसके सर पे जितना त्याग करेगा उतना प्लस आ जाएगा, तो एक तरह का आयन बन गया। तो इस आयन को, ये वाला जो आयन है, इसको हम कहते हैं धनात्मक आयन। क्या कहेंगे बच्चों, धनात्मक आयन कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे धनात्मक या पॉजिटिव आयन कहेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव आयन के बात है, हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। अब अभी और एक केस पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होता है, और उल्टा भी हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग के वजह से, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है, कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो भी कहाँ पे ग्रहण करता है, संयोजी कक्ष में ही ग्रहण करेगा, संयोजी कक्ष में ही ग्रहण करता है। और बच्चों संयोजी कक्ष में क्यों ग्रहण करता है, सब कहानी है अष्टक बनने के लिए, या त्याग करके अष्टक बनो, या ग्रहण करके ग्रहण करके अष्टक बनो। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण करने से क्या क्या होता है, कोई अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उनमें सबसे पहली बात होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है प्रोटॉन की संख्या से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है, वो नेगेटिव बन जाता है,
ठीक है, माइनस ज़्यादा हो जाता है ना, ये माइनस ज़्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो उसी प्रकार एक उदाहरण हम लोग भी लेते हैं, मान लेते हैं एक सल्फर का, सल्फर परमाणु लेते हैं, सल्फर 16 ऊपर 32। तो सल्फर का परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन भी 16 होगा, ठीक है, प्रोटॉन भी 16। और न्यूट्रॉन कितना है? ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, 32 से ये गया तो 16 ही होगा ये भी। तो तुम देखो सबसे पहले क्या है, परमाणु, सल्फर परमाणु, सल्फर परमाणु में कितना होता है? 11 इलेक्ट्रॉन है, माइनस लिखा, और 11 प्रोटॉन है, प्लस हुआ, तो टोटल आवेश क्या होगा? 0, प्लस माइनस बराबर, इसलिए उदासीन है। ये बच्चा हम कहते हैं परमाणु में उदासीन है। लेकिन लेकिन क्या है, मैंने क्या बोला, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, के में 2 और एल में कितना होगा? 8, एम में 6, संयोजी कक्ष में 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा? बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है? अपने आप को अष्टक बनाने के लिए। और भी बता दिया था शॉर्टकट क्या, इसका निकटवर्ती निष्क्रिय गैस कौन है? आर्गन। तो आर्गन 18 है, तो ये 16 है, 16 से 18 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कहानी इसके उल्टा देखते हैं। अब कहानी क्या हो गया, पहले बच्चे उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन अभी भी उसके पास 11 है। बच्चों मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, सल्फर पर आ रहा हूँ ना, सल्फर मतलब 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन, लेकिन 0 ही होगा। और यहाँ पे है उसके पास पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब उन्होंने और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन प्रोटॉन उसके पास अभी भी 16 ही है। तो अगर माइनस प्लस के बाद देखते हैं तो माइनस प्लस में क्या होता है, -16 -2 और +16, तो -16 ये क्या हो गया, -18 + 16, तो आंसर हो गया -2। इसका मतलब माथा में -2 रह जाएगा, इसका मतलब सल्फर के सर पे -2 दिखा जाएगा, अथवा 2 माइनस दे दो तो ये मेरा आयन बन गया, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। तो ये क्या है? ऋणात्मक आयन है बच्चों, ऋणात्मक आयन, या तो नेगेटिव आयन कहेंगे, ये नेगेटिव आयन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आयन में क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या जो है प्रोटॉन संख्या से ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ से पता चल रहा है जब इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन करते हैं तब ज्यादा हो जाए। कहानी फिर से बोल रहा हूँ, केंद्रक के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन भी कितना था इसके अंदर, 16 प्रोटॉन थे, 16 न्यूट्रॉन थे। ये पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है, लेने से पहले भी, ठीक है। अब ग्रहण करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन संख्या जब बढ़ जाएगा तो भाई प्रोटॉन संख्या तो वही है, इलेक्ट्रॉन के माइनस ज़्यादा हावी पड़ जाएगा, इसलिए वो ऋणात्मक आयन हो गया। तो ये हम लोग ने थोड़ा बहुत पता कर लिया कि 2 तरह का आयन होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, कैटेगरी बना सकता हूँ कि आयन जो होते हैं बेसिकली आर 2 टाइप, 2 तरह का आयन हो गया। एक हो गया धनात्मक आयन, और दूसरा हो गया ऋणात्मक आयन, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव आयन, इसे कहते हैं नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन का एक नाम है कैटायन, और नेगेटिव आयन का बोलते हैं एनायन, ठीक है। कैटायन और एनायन, समझ में? इसका नाम कैटायन क्यों बोलते हैं, इसका नाम एनायन क्यों बोलते हैं, इसका भी एक कहानी है, उसको बता दूंगा बाद में। लेकिन इसके बाद धनात्मक आयन और कैटायन, तो हम इसके बारे में कैटेगरी पता चल गया। तो क्या हुआ, आवेश युक्त आयन को ये कहते हैं। तो अगर पूछा जाए तो कैटायन किसे कहते हैं, तो ये क्या, धनात्मक आयन जो होते हैं, धन आवेशित आयन जो होता है, धन आवेशित आयनों को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं,
समझ में आ रहा है? एक पता चल गया धनाश्रित आवेश को कैटायन कहते हैं। और भी डिटेल में होता है कि जब कोई परमाणु या परमाणुओं की समूह, ठीक है, जब कोई परमाणु या परमाणुओं की समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अपने संयोजी कक्ष में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है अपने संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तब क्या होगा इसमें, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाता है, कम हो जाती है। तो कम हो जाने से क्या हो जाता है, तब वह परमाणु धनात्मक आवेश युक्त हो जाती है। तो हमको एक चीज क्लियर कट पता चल गया कि धनायन किसे कहते हैं। इसको धनायन भी कहते हैं बच्चों, धनात्मक आयन कैटायन या धनायन। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों कम होता है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है। इसीलिए और ये होता कब है, जब इसमें शॉर्टकट बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन जब त्याग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो त्याग करते हैं वही धनायन में रूपांतरित होते हैं। और बच्चों जब कौन इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन त्याग कर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब मेनली ये सब होता है धातु में ये होता है, धातु में ये चीज दिखता है, मेटल्स, जितना भी मेटल्स है उन लोग ही खाली इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। और उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन में कमी होने के कारण नेट आवेश प्लस हो जाता है। ये हमारा धनायन के बारे में बता दिया, समझ में आ रहा है? ये धनायन हो गया। अब कैटायन क्या होता है, इसको बोलते हैं अभी एनायन बोलते हैं, ये ऋणायन होते हैं। इसमें क्या होता है, उल्टा, ये होता है ऋण आवेशित कण। ये क्या होता है, ऋण आवेशित कण होता है, ये ऋण आवेशित कण होता है, ऋण आवेशित आयन होता है। ये ऋण आवेशित आयनों को एनायन कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह, जब उल्टा एकदम, लेकिन जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह, जब कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, अपने संयोजी कक्ष वहां पे त्याग दे, यहाँ पे क्या अपना, अपने शॉर्टकट बता रहा हूं, अपने संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है। और इसके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो ऋणात्मक आयन आवेशित हो जाता है, क्या ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो ऋणावेशित होने के कारण ये एनायन बन जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण ये माइनस हो जाता है। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, जितने भी अधातु होते हैं वो एक्चुअली ये दिखाते हैं, ये क्वालिटी, मतलब नॉन मेटल,
जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एनायन होता है, एनायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, ठीक है। और ये अधातु होते हैं। तो कैटायन और एनायन में डिफरेंस बोलने से अभी लिख सकते हैं, मैं बोल ही दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करके अपने आप को ऋणावेशित कणों में परिणत करते हैं, अपने आप को सब स्थायी बनाने का फंडा। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि ये केंद्रक के अंदर का घटना है। तो ठीक है बच्चों, के दोनों का कंपैरिजन हो गया। अभी तुम लोग बड़े हो, अभी आराम से लिख सकते हो कि कैटायन और एनायन में अंतर क्या होता है और आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन किसे कहते हैं, आयन कैसे बन रहा है, इसके बारे में एक आइडिया हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आयन को और विस्तृत तरीके से बता के आयन को भी ख़त्म करेंगे। थैंक यू।